प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं कार्यशील पूंजी का प्रबंध। जो विद्यार्थी इस चैनल से नए जुड़े हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे हम देखते हैं कार्यशील पूंजी, यानी जिससे हम व्यवसाय को संचालित करेंगे उस पूंजी का हमें क्या करना, मैनेजमेंट करना, प्रबंध करना, यानी व्यवस्थित करना। जैसे कंपनी की पूंजी का वह भाग जो उत्पादन की निरंतरता, यानी हमें उत्पादन लगातार करना है तो उसके लिए सबसे पहले कच्चा माल खरीदना होगा अभी। तो कच्चे माल का न्यूनतम स्कंध, यानी कम से कम कितना कच्चा माल खरीदा जाए। भावी मांग की पूर्ति हेतु, यानी जितनी डिमांड है उसके हिसाब से निर्मित माल कितना बनाकर रखना है, फिनिश गुड्स कितना न्यूनतम स्कंध रखना है। मजदूर जो भी काम करेंगे या कर्मचारियों को निर्माणाधीन अवधि का वेतन देना। निर्माणाधीन का मतलब जो निर्माण में लगे हुए हैं, कच्चे माल को पक्के माल में बदलने के लिए लगे हुए हैं, उनको वेतन देना। एवं मजदूरी तथा बैंक में न्यूनतम शेष के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इन कोई भी संस्था जब भी व्यवसाय का संचालन करती है तो उसे ये पहले देखना होता है कि कितना कच्चा माल हम अपने पास रखेंगे, क्योंकि कच्चा माल खरीदेंगे तो कुछ राशि आपको खर्च करनी होगी, और जब तक आप उसे निर्माण करके नए बेच दे तो आपको वापस राशि प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए जो भी आप कच्चा माल खरीदेंगे कम से कम कितना स्टॉक आपको अपने व्यापार में रखना होगा, या जैसे ही भावी मांग आएगी कितना आपको निर्माण करके रखना है न्यूनतम। या फिर जो भी आपके कर्मचारी मजदूर हैं जो निर्माण में लगे हुए हैं उन्हें किस अवधि का कितना वेतन देना है, और बैंक में कम से कम कितनी राशि आपको रखनी है। इसके लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, पूंजी की। जैसे कच्चा माल खरीदना है, कच्चे माल को पक्के माल में बदलने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, या फिर जो काम करने वाले कर्मचारी मजदूर हैं उनको भुगतान करने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। तो कार्यशील पूंजी कहलाती है। इन सभी संपत्तियों को चालू संपत्ति कहते हैं। किसको भी, जो भी, जैसे स्टॉक है, स्टॉक के बाद जैसे निर्मित माल है, ये सब स्टॉक के भाग है भी। जैसे मजदूरी का भुगतान करना है, चालू का मतलब जिनको 1 वर्ष के अंदर भुगतान किया जाएगा, जिसको 1 वर्ष में हम यूज करेंगे। इन सभी संपत्तियों को चालू संपत्ति कहते हैं। में लगने वाली पूंजी कार्यशील पूंजी होती है, यानी केवल जो चालू संपत्ति मतलब CA माइनस CL, यानी चालू संपत्ति और चालू दायित्व में जो राशि विनियोग होती है वही कौन सी है, कार्यशील पूंजी। ये अल्पकाल के लिए होती है, क्योंकि चालू संपत्ति की परिभाषा यही है कि अल्पकाल के लिए यूज होगी, इसलिए इसे अल्पकालीन पूंजी कहते हैं। इसे चक्रशील पूंजी कहते हैं और इसे तरल पूंजी भी कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम हो गए, किसके, कार्यशील पूंजी के, कि अल्पकाल की पूंजी है क्योंकि अल्पकाल के लिए यूज होती है। चक्रशील का मतलब कैसे, जैसे सबसे पहले कच्चा माल खरीदना, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स हो गया, फिर उधार बेचना, डेटर, और डेटर के बाद आपको नगद राशि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार का एक चक्र चलता है, तो इसे चक्रशील पूंजी। तरल कहते हैं क्योंकि नगद राशि प्राप्त होगी। कार्यशील पूंजी व्यवसाय की कुल संपत्ति के उस भाग से है जो व्यवसाय के सामान्य संचालन के स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती रहती है। जैसे आपने सबसे पहले कच्चा माल खरीदा तो आपने पैसे कहाँ लगाए, कच्चे माल में। फिर कच्चे माल को आपने कर दिया वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो कच्चे माल की पूंजी वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होगी। उसके बाद आपने उसे निर्मित कर लिया तो वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई। फिर आपने उसको उधार देनदारों को उधार बेच दिया तो वो देनदार में कन्वर्ट हो गई, और देनदारों से जब आप राशि प्राप्त करेंगे तो वो आपकी नगद में कन्वर्ट हो जाएगी। कार्यशील पूंजी की अवधारणा 2 प्रकार की है। जैसे एक तो है सकल कार्यशील पूंजी अवधारणा और एक शुद्ध कार्यशील पूंजी अवधारणा। सकल का मतलब केवल चालू संपत्ति का जोड़ है भी, यानी जो भी आप चालू संपत्ति का योग करेंगे वो तो है सकल, और चालू संपत्ति में से चालू दायित्व घटा देंगे तो वो बन जाएगी शुद्ध, यानी नेट वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ ध्यान दें भी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब चालू संपत्ति का जोड़ है, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब चालू संपत्ति में से चालू दायित्व घटाना है। तो चालू संपत्ति का योग हो गया। इस अवधारणा के समर्थक कौन सी अर्थशास्त्री है जो इसका समर्थन करते हैं? समर्थक में जैसे मोड है, बेकर फील्ड्स है, बोनविले है, J.S. मिल्स है, एडम स्मिथ है। इन सब ने, जैसे एडम स्मिथ ने इस अवधारणा का क्या किया है, अभी समर्थन किया है। लेकिन ये जो अवधारणा है, इस अवधारणा का ज़्यादातर यूज, वैसे तो देखो वर्किंग कैपिटल चालू है, अल्पकालीन स्रोत है, लेकिन शुद्ध कार्यशील पूंजी अवधारणा का यूज ज़्यादातर दीर्घकालीन स्रोत की व्यवस्था करने के लिए किया जाता है। और ये कौन सा पहलू है, गुणात्मक पहलू है, संकुचित अर्थ माना जाता है इसे। और ये क्या है भी, ये भी व्यवस्था अल्पकाल या अल्पकाल के लिए, दीर्घकाल के लिए कर सकते हैं। इसमें तो केवल एक ही चीज़ है, अल्पकाल के दीर्घकाल के लिए, इसमें दीर्घकाल और अल्पकाल दोनों है। इसमें तो दीर्घकाल और अल्पकाल है, इसमें केवल दीर्घकाल है। और व्यवसाय की
लाभ क्षमता में वृद्धि होती है किससे? सकल कार्यशील पूंजी से। और ये प्रेरणात्मक पहलू है, केवल रिजल्ट को बताता है। ये तो गुणात्मक है, ये केवल कौन सा है? प्रेरणात्मक है। ये व्यापक है, ये क्या है? संकुचित। ये तो हो गया इसमें अंतर। उसके बाद परिचालन चक्र अवधि अवधारणा, कच्ची सामग्री के क्रय से लेकर, सबसे पहले कच्चे माल को खरीदेंगे, विक्रय, कच्चे माल को खरीदना, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर को बेचना, और डेटर से जो राशि वसूल होगी वापस नगद, यानी कच्चे माल से लेकर बेचने के बाद जो नगद राशि वसूल होने तक घटनाओं का जो क्रम पूरा होता है, उसमें जो समय की आवश्यकता होती है, जितना समय लगता है, उसे ही परिचालन चक्र या कार्यशील चक्र कहते हैं। जैसे सबसे पहले नगद पैसे को से क्या करना है? कच्चा माल खरीदना है, कच्चे माल को निर्मित माल करना है, निर्मित को डेटर को बेचना है, और डेटर से फिर क्या होगा? नगद। इसलिए इसे चक्रशील पूंजी कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का ये चक्र घूमकर वापस कैश में कन्वर्ट होगा। पहले आपके पास कैश है, कैश से आपने कच्चा माल खरीदा, कच्चे माल से आपने निर्मित किया, निर्मित से आपने डेटर को बेचा, और डेटर से वापस कैश आ गया। इस प्रकार एक प्रकार का ये चक्र घूमता है। उसके बाद है कार्यशील पूंजी के प्रकार, दो प्रकार के। एक तो चिट्ठा अवधारणा, ये तो चिट्ठा अवधारणा आधारित है, एक समय के आधार पर है। चिट्ठे में दो है, सकल कार्यशील पूंजी, शुद्ध कार्यशील पूंजी, और समय के आधार पर स्थायी या नियमित कार्यशील पूंजी, और परिवर्तनशील या अस्थायी कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो आपकी परिवर्तनशील है, ये ज़्यादातर दो प्रकार की होती है, जैसे मौसमी या विशिष्ट। मौसमी तो आप सभी जानते हैं, जैसे गर्मी के मौसम के अनुसार, सर्दी के मौसम के अनुसार, या फिर आपका जो भी अन्य मौसम, जैसे बसंत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, उसके हिसाब से आवश्यकता हो। ये विशिष्ट है, जैसे मंदी आ जाए, हड़ताल आ जाए, बाढ़ आ जाए, या युद्ध की स्थिति हो, तो उसके लिए विशेष प्रकार की पूंजी की आवश्यकता हुआ है, विशिष्ट। अब स्थायी कार्यशील पूंजी में दीर्घकालीन स्रोत है, यानी स्थायी कार्यशील जो आपकी पूंजी है, ये तो बात कर चुके हैं अभी कि सकल का मतलब तो चालू संपत्ति का जोड़ है, और शुद्ध कार्यशील पूंजी का मतलब CA माइनस CL है, चालू संपत्ति में से चालू दायित्व घटाएंगे। लेकिन ये जो स्थायी और नियमित कार्यशील पूंजी है, ये कौन सा स्रोत है? दीर्घकालीन स्रोत। अगर आपको दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता हो, और ये जो कार्यशील पूंजी है, ये टंडन समिति सार भाग चालू संपत्ति या कोर करंट असेट्स के नाम से जानी जाती है। कौन सी? स्थायी कार्यशील पूंजी। उसके बाद कौन सी है? परिवर्तनशील। ये कौन सी है अभी? ये है अल्पकालीन स्रोत। इसमें तो कौन सा है? दीर्घकालीन स्रोत है। किसमें? स्थायी कार्यशील पूंजी में दीर्घकालीन स्रोत की आवश्यकता की पूर्ति होती है, लेकिन परिवर्तनशील में आपको केवल अल्पकालीन स्रोत की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो ये तो बात होगी इन विधियों की। अगर आप इस कार्यशील पूंजी के हिसाब से, यानी जितनी आपको आवश्यकता होगी उसके हिसाब से देखते हैं, तो कार्यशील पूंजी का महत्व है। विक्रेताओं को तत्काल भुगतान हो जाएगा। अगर संस्था के पास पर्याप्त मात्रा में नगद है तो विक्रेता को क्या कर देंगे? तत्काल भुगतान। नगद छूट का लाभ भी ले सकते हैं। अगर आपको नगद पैसे की आवश्यकता हो तो आप डिस्काउंट देकर भी पैसे प्राप्त कर सकते हैं। पर्याप्त लाभांश का वेतन। अगर संस्था के पास तरल कोष उपलब्ध होगा, कार्यशील पूंजी समय समय पर वापस देनदारों से समय पर प्राप्त हो जाएगी, तो संस्था क्या कर सकती है? लाभांश का वेतन कर सकती है, या कार्यशील पूंजी अन्य स्रोतों से भी प्राप्त कर सकती है। ऋण क्षमता और शाख में वृद्धि होगी। आपकी ऋण लेने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, और शाख मतलब उधार लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। बैंकों से ऋण प्राप्ति में भी सुविधा होगी। अनुकूल अवसरों का लाभ होगा। अनुकूल का मतलब जैसे आपके पास अच्छा कोई प्रोजेक्ट का अवसर आया है और आपको पैसे की आवश्यकता है, तो इसमें से आपको पैसे की आवश्यकता जल्दी पूर्ति हो जाएगी। यानी आप चाहे अल्पकाल दीर्घकाल के लिए हो या अल्पकाल के लिए पैसे की व्यवस्था कर सकते हो। तो आपके पास जो भी अनुकूल अवसर है आप उसका उपयोग कर सकते हो। जैसे सर्दी का समय आ गया तो हो सकता है आपको सर्दी से संबंधित वस्त्रों को बेचने या कोई भी उत्पाद को बेचने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो आप पैसे लेकर अपना व्यापार कर सकते हो। कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। कार्यकुशलता का मतलब आपने कच्चा माल खरीदा, निर्मित करके बेच दिया और समय पर अगर राशि प्राप्त कर ली, तो इसका मतलब आपका जो ये चक्कर चल रहा है वो सही है और आपकी मैनेजमेंट क्षमता अच्छी है, जिससे कि आपने कच्चा माल खरीदा, निर्मित किया और कम ही समय में बेचकर और राशि प्राप्त कर ली वापस। स्थायी संपत्ति के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। तो ये तो हो गई इसके महत्व लाभ। अब कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं कि पूंजी कम ज़्यादा भी तो हो सकती है ना, तो सबसे पहला घटक है व्यवसाय की प्रकृति। अगर छोटा व्यापार होगा तो पैसे की आवश्यकता कम होगी, अगर आपका व्यापार बड़ी मात्रा में है, बड़ा व्यापार है, तो पैसे की आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है व्यापार की प्रकृति। प्रकृति का मतलब तो वैसे हो गया व्यापार किस प्रकार का है भी,
एक तो आप दैनिक उपभोग की वस्तुएं बेच रही हैं, जैसे आपने भी जैसे परचून की सामग्री है, हो सकता है पैसे की आवश्यकता कम होगी। अगर आप एसी, कूलर, फ्रिज इस प्रकार का व्यापार करें तो पैसे की आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो व्यवसाय की प्रकृति किस प्रकार का व्यापार है। जैसे मान लीजिए कोई सेवा देने का व्यापार है तो हो सकता है पैसे की आवश्यकता बहुत कम हो। व्यवसाय का आकार छोटा बड़ा व्यापार हो सकता है। भी छोटा व्यापार एक दुकान है तो पैसे की आवश्यकता कम होगी। बड़ी फैक्ट्री है, बड़ी कंपनी है तो पैसे की आवश्यकता ज़्यादा होगी। तकनीकी परिवर्तन, आप के द्वारा जो व्यवसाय संचालित किया जा रहा है, हो सकता है आने वाले समय में कोई तकनीक में परिवर्तन हो जाए, विज्ञान में नई मशीनें आ जाए, नया प्रोडक्शन हो जाए, उसके हिसाब से आपको भी अपने व्यापार में क्या होगा, परिवर्तन करना होगा। जैसे आज कंप्यूटर का ज़माना आ गया तो आजकल खाते वगैरह जो भी है वो हर व्यापारी को कंप्यूटर के माध्यम से रखनी होगी। तो अपने व्यापार में कंप्यूटर का पूरा सेटअप लगाना, योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना, ये सब तकनीकी परिवर्तन के कारण पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। परिचालन चक्र अवधि, अगर मान लीजिए आपने माल बेच दिया और बेचने के बाद जो देनदारों से नकद राशि प्राप्त हो रही है वो एक तो कम समय में प्राप्त हो जाए तो अच्छा है। अगर लंबे समय से, यानी आपका चक्कर अगर बहुत ज़्यादा लंबा है तो थोड़ी सी समस्या आ जाती है। अभी एक तो आपने जो भी कच्चा माल खरीदा बेचकर और 1 महीने में राशि वापस प्राप्त कर ली, तो इसका मतलब आपका मैनेजमेंट भी अच्छा है और आपका व्यवसाय भी सही चलेगा। लेकिन आपने कच्चा माल खरीदा और आपको 6-6 महीनों तक वापस राशि प्राप्त नहीं हो रही, तो ये जो चक्र अवधि है वो भी प्रभावित करेगी। उत्पादन में कच्चे माल का महत्व है। जब भी आपको व्यवसाय करना होगा, कच्चा माल खरीदना होगा। व्यवसाय की मौसम प्रकृति, क्यों ज़्यादातर व्यवसाय जो होते हैं वो मौसमी होते हैं और ज़्यादातर जो फसलें होती है कृषि, वो भी मौसम पर आधारित होती है अभी, और उसी मौसम में वो प्राप्त होती है। वो मौसम बीत जाने के बाद वो वस्तुएं आपको प्राप्त नहीं हो पाती, और प्राप्त होगी तो आपको महंगी मिलेगी। संस्था साख नीति ये भी तय करेगी। और कई बार क्या होता है, अधिक अनावश्यक कार्यशील पूंजी का आशय, ये तो हो गया अभी कौन सा घटक का, अधिक या अनावश्यक कार्यशील पूंजी का आशय निष्क्रिय स्रोतों से है। इन आपके पास अगर ज़्यादा अनावश्यक कार्यशील पूंजी है तो इसका मतलब आपके जो आपके कोष है वो क्या, निष्क्रिय कोष है, जो संस्था के लिए कोई लाभ अर्जित नहीं करते। यानी आपके पास अनावश्यक अचानक पूंजी रखी हुई है और आप उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी आवश्यकता से कम है, एक तो है आवश्यकता से ज़्यादा। आपको पैसे की आवश्यकता है 1 लाख, आपके पास पड़ी है 5 लाख, तो आप तो 1 लाख का यूज़ करेंगे ना। अब 4 लाख जो बच गए उसका कोई यूज़ नहीं है, वो निष्क्रिय ऐसे ही रखे हुए हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है। आवश्यकता से कम पूंजी है, आपको चाहिए 1 लाख, आपके पास है 70,000, तो लाभदायकता में क्षति पहुँचेगी, किंतु उत्पादकता में व्यवधान और अकुशलता को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि आपके पास पैसे कम है तो आप व्यापार कम करेंगे भी, और जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से नहीं कर सकते। अपर्याप्त कार्यशील पूंजी विनाशपूर्ण होती है। अपर्याप्त का मतलब होता है, और अनावश्यक कार्यशील पूंजी दंडित होती है। अपर्याप्त और अनावश्यक, यानी अगर आपके पास कम है वो विनाशपूर्ण होगी, और अनावश्यक रखी हुई है तो वो दांडिक क्षय का मतलब है वैसे ही खराब हो जाएगी, या वैसे ही वेस्ट अन्य चीज़ों में वेस्ट हो जाएगी। सही जिस जगह आपको सही विनियोग करना है उस जगह उसका विनियोग नहीं हो पाएगा। अब इसका हानि भी, अनावश्यक स्कंद का संग्रहण, अगर जैसे इसी की बात कर रहे हैं हम कि भी अपर्याप्त या अनावश्यक की बात है। अगर आपके पास अनावश्यक कार्यशील पूंजी होगी तो आप क्या करेंगे, अनावश्यक स्कंद का संग्रहण कर लेंगे, यानी दुकान में ज़्यादातर स्टॉक खरीद कर रख देंगे। दोषपूर्ण साख नीति होगी, यानी आप जो भी उधार वगैरह ले रहे हैं समय पर भुगतान नहीं कर पाएंगे या भुगतान नहीं कर पाते हैं, और ज़्यादा राशि उधार लेना, ब्याज वगैरह का बोझ बढ़ जाएगा। प्रबंधन की अकुशलता, और अगर समय पर कैश का जो चक्कर है वो नहीं चल रहा है अभी, जैसे कच्चा माल खरीदना, निर्मित करना, बेचना, देनदारों से समय पर वसूल करना, अगर ये काम सही तरीके से नहीं चल रहा है तो इसका मतलब प्रबंधन की क्या है, अकुशलता है। लाभदायकता का प्रभाव होगा, क्योंकि समय पर राशि नहीं आएगी तो डूबने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। अंशधारियों में क्या हो जाएगा, असंतोष, क्यों संस्था के पास तरल कोष नहीं है अभी, और सट्टा लाभों की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलता है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।